स्टोइकोमेट्री, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट और जाना था कि कैसे हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें अलग अलग तरीके से डेटा दिया हो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोइकोमेट्री। तो देखिए स्टोइकोमेट्री में हम क्या करते हैं, तो स्टोइकोमेट्री में हम लोग क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। किसका? रिएक्टेंट्स का एंड प्रोडक्ट्स का। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन दिया है तो यानी स्टोइकोमेट्री इज क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ क्वांटिटेटिव का क्या मतलब हुआ? यहाँ ये मतलब हुआ कि अगर कोई भी रिएक्शंस आपको दिया हुआ है तो उस रिएक्शंस में आप क्या करते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। जो भी डेटा दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए स्टोइकोमेट्री स्टार्ट करने के पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये बेसिक टर्म्स क्या क्या है, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस को हम लिखते हैं कि इट इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू chemical substances interact with each other where old bonds are broken and new bonds are formed, ठीक है। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन जब आप करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड बनता भी है। अब देखिए कहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा और कहाँ बॉन्ड बनेगा, इस चीज़ को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास CH4 है और ये CH4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास बन रहा है CO2 एंड H2। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये है, जो लेफ्ट साइड होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो लेफ्ट साइड है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और जो राइट साइड होते हैं, ठीक है, जो राइट साइड होते हैं, ये राइट साइड जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो रिएक्टेंट होते हैं उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए हम CH4 को इस तरीके से लिख सकते हैं और ऑक्सीजन को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, लेकिन जब हम बनाते हैं इस रिएक्शंस को कराते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड डेवलप हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जो कि पहले नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये जो बॉन्ड है, जो पहले के जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हुए? ब्रेक हुए, ठीक है। ये बॉन्ड क्या हुए? ब्रेक हुए। और यहाँ पे देखिए ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन मिलके यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका ओल्ड बॉन्ड है और ये जो है ये न्यू बॉन्ड है। तो अब क्या बोलते हैं कि जो ओल्ड बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और ओल्ड बॉन्ड किसमें होगा? रिएक्टेंट की बात करते हैं हम लोग। और न्यू बॉन्ड इधर बन रहा है और न्यू बॉन्ड कहाँ बनता है? तो प्रोडक्ट में बनता है। अब हम लोग दूसरा टर्म डिस्कस कर लेते हैं और ये टर्म है हमारा केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है? तो देखिए केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, इधर रिएक्टेंट्स है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होता है और राइट साइड में हमारा प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट में दिया गया है मीथेन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, दैट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। तो अब हम इनके फॉर्मूले को लिख देते हैं। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या हो गया? CH4। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या हो गया? O2। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? CO2 एंड वाटर का फॉर्मूला हो गया H2। तो जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होता है तो उसको हम लोग प्लस से सेपरेट करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट भी ज़्यादा होता है तो उसको प्लस से सेपरेट करते हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एरो से सेपरेट करते हैं। तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाता है
ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको मिलता है, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन मिला, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए केमिकल इक्वेशन जो है ये कैसा हो सकता है, तो देखिए केमिकल इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो केमिकल इक्वेशन को हम दो तरीके से बोलते हैं कि एक जो हो सकता है कि ये बैलेंस रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, और एक हो सकता है बैलेंस नहीं हो सकता, अनबैलेंस होता है। तो बैलेंस इक्वेशन केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलने के लिए आप क्या करते हो कि आपको कुछ क्राइटेरिया लेना पड़ता है। ठीक है, क्या क्राइटेरिया लेना पड़ता है, तो बैलेंस इक्वेशन के लिए आपको बोलना पड़ता है कि अगर कोई रिएक्शंस लिख रहे हैं तो उसमें लेफ्ट साइड में जितने एटम हैं अगर वो राइट साइड के एटम के इक्वल्स हैं तो आप बोलिएगा कि बैलेंस है। दूसरा कंडीशन है कि चार्ज लीजिए, राइट साइड का नेट चार्ज ले लीजिए और लेफ्ट साइड का नेट चार्ज ले लीजिए, अगर ये इक्वल हैं तो बैलेंस्ड हैं, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं है। तो किसी भी रिएक्शंस को चेक करना है कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है, तो उसमें ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों साइड का एटम और दोनों साइड का आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड का एटम नॉट इक्वल हो जाएगा किसके, राइट साइड के, और चार्ज वाइज भी आप देखिएगा तो चार्ज लेफ्ट साइड का नॉट इक्वल होगा राइट साइड के। तो इसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, और ज़्यादातर हम इसको हम रिडॉक्स रिएक्शंस में एक्सप्लेन करेंगे कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। अब देखिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एट्रीब्यूट्स ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो चलिए वो देख लेते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन, और यहाँ पे एटम कंजर्व बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। यानी अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ H2 गैस प्लस O2 गैस एंड दैट गिव्स H2O लिक्विड। अब देखिए अभी यहाँ पे इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है, यानी ये इक्वेशन कैसा है, अनबैलेंस है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखिए इधर टू हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, और इधर 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करें, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम अगर इधर 2 लगा देते हैं तो अब हमारा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, तो हाइड्रोजन के पहले हमने 2 लगा दिया। अब ये आपका जो इक्वेशन है ये बैलेंस है, तो एटम वाइज तो बैलेंस हो गया। अब लेफ्ट साइड में देखिए हाइड्रोजन के ऊपर भी 0 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर भी 0 चार्ज है, और H2O के ऊपर भी 0 चार्ज है। तो लेफ्ट साइड का नेट चार्ज और राइट साइड का नेट चार्ज क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये आपको बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, इट शुड बी फॉलो लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अभी हमने आपको डिस्कस किया कि एटम के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं सोडियम को अगर लिख दूं सोडियम प्लस, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपका अनबैलेंस है। क्यों अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ एटम तो बैलेंस है, दोनों साइड एटम तो सेम है, लेकिन लेफ्ट साइड में चार्ज 0 है और राइट साइड में चार्ज +1 है। तो आप यहाँ पे देखिए एटम के बैलेंस होने के बाद भी इस रिएक्शंस को आप बैलेंस नहीं बोल रहे हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ चार्ज बैलेंस नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अगर हम ऐसे लिख दें सोडियम प्लस और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड कर दें तो हम इसको बैलेंस बोलते हैं। क्यों बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का एटम और राइट हैंड साइड का एटम तो इक्वल है, साथ ही साथ चार्ज लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का चार्ज भी इक्वल हो गया। कैसे चार्ज इक्वल हो गया, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज यहाँ पे क्या है, 0 है, और राइट हैंड साइड में अगर नेट चार्ज निकालिए तो इसके ऊपर +1 हुआ और इसके ऊपर -1 हुआ, तो इसको अगर आप निकालते हैं तो ये 0 हो गया। तो दोनों साइड में चार्ज आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, फिजिकल स्टेट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट शुड बी इन ब्रैकेट। देखिए जब भी हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो वहाँ पे देखिए
फिजिकल स्टेट लिखते हैं और ये ब्रैकेट में होता है। जैसे हाइड्रोजन और यहाँ पे हमने गैस कर दिया, तो गैस कर दिया तो यहाँ पे तो देखिए ब्रैकेट में सबकी स्टेट को लिखा, हमने हाइड्रोजन को गैस लिखा, ऑक्सीजन को गैस लिखा और H2O को हमने यहाँ पे लिक्विड लिखा। तो इससे पता चल जाता है कि कौन किस स्टेट में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ऑल रिएक्टेंट शुड बी रिटेन इन देयर स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म्स, ठीक है, नॉट एज एटम्स, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 की तरह, H की तरह एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म और ये इसका एटॉमिक फॉर्म है। तो जब भी आप रिएक्शंस को लिखते हैं तो जो एटम जिस स्टेट में नॉर्मली एग्जिस्ट करता है उसी स्टेट में हम लोग उसको लिखते हैं। द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिव्स द रिलेटिव मोल रेशियो ऑफ ईच रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं H2 गैस लिखूँ, ठीक है, प्लस O2 गैस लिखूँ और यहाँ पे आपको लिख दूँ H2O लिक्विड, ठीक है। तो इसको आप बैलेंस करते हैं, तो इसको बैलेंस करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बैलेंस करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपने 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया और जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे 1 लगाते हैं। तो ये जो 2 है, यहाँ का जो 1 है और यहाँ का ये जो 2 है, इसको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो मोल रेशियो को बताता है। इससे ये पता चलता है कि 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ और ये प्रोड्यूस करता है 2 मोल वाटर, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ से ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल रेशियो को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अब हम किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं उसको देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए केमिकल इक्वेशंस की अगर आप बात करते हैं तो केमिकल इक्वेशन को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन और एक को हम लोग बोलते हैं आयनिक केमिकल इक्वेशन। अब देखिए मॉलिक्यूलर केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि आप सभी स्पीशीज को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, तो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्म। लेकिन अगर आप इन्हीं को आयंस के फॉर्म में लिख देते हो, ठीक है, इन्हीं को आप आयनिक फॉर्म में लिख देते हो, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड आयनिक केमिकल इक्वेशन। तो ये एक प्रेजेंटेशन है कि आप आयंस के फॉर्म्स में लिखते हो और आप मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में लिखते हो। अब आइए हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोइकोमेट्री। तो देखिए स्टोइकोमेट्री में जब भी आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शंस को पहले बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। पहले रिएक्शंस को क्या करना है, बैलेंस कर लेना है, तब जाके हमको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पे हमको मास एनालिसिस डिस्कस करना है, यहाँ पे हमको मास वॉल्यूम एनालिसिस डिस्कस करना है, यहाँ पे हमें मोल एनालिसिस डिस्कस करना है और यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस डिस्कस करना है। और ये वॉल्यूम एनालिसिस को हम लोग यूडियोमेट्री बोलते हैं या गैस एनालिसिस बोलते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं मास एनालिसिस। तो देखिए मास एनालिसिस में क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, आपके पास कोई रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास KClO3 है और इसको हमने क्या किया, हीट किया, ठीक है। जब हमने इसको हीट किया तो ये ब्रेक हो गया और ब्रेक करके KCl और ऑक्सीजन दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रिएक्शंस को बैलेंस कर लेना है। तो रिएक्शंस को बैलेंस कर लीजिए, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया, तो यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ भी 3 हो गया। अब देखिए इसमें करना क्या है, सबके मास को हम इसके हेल्प से लिखेंगे। तो इसके अगर मास को अगर हम लिखें तो लिखेंगे 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ KClO3। इसके मास को अगर लिखेंगे तो 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl और इसको लिखेंगे तो 3 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। अब यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू ये आ गया, यहाँ पे ये वैल्यू ये आ गया और यहाँ पे ये वैल्यू ये आ गया। अब देखिए आपको दिया गया कि अगर हम x ग्राम KClO3 लेते हैं तो बताइए कि कितना ग्राम KCl बनेगा और कितना ग्राम आपके पास ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। तो अब देखिए आपको मास दिया गया है और आपको मास के टर्म में ही क्वेश्चन आंसर पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको देखिए क्या करना होता है, जिसको कैलकुलेट करना है उसको इक्वेट कर देंगे। जैसे ये आपके पास है और ये है, तो इन दोनों को हम लेते हैं, तो हम लेते हैं मास ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ KCl। तो देखिए मास ऑफ KClO3 कितना दिया है, 2 इंटू 122.5 और मास ऑफ HCl
इक्वेशन में कितना है, तो 2 इंटू 74 अब देखिए क्वेश्चंस में आपको बोल रहा है कि अगर मास x हो जाए KClO3 का तो इसका मास क्या होगा। तो फिर आप यहाँ से सिंपली क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करने के बाद आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको x का वैल्यू दिया रहेगा, x का वैल्यू जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, KCl का वैल्यू है, तो आप यहाँ पे KCl का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको इसके अमाउंट से ऑक्सीजन निकालना है तो क्या करिए, मास ऑफ KClO3 लीजिए डिवाइडेड बाई मास ऑफ O2 लीजिए। अच्छा आप ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, ऊपर ऑक्सीजन लिख सकते हैं, नीचे KClO लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो आपको जैसा अच्छा लगे उसका रेशियो ले लीजिए। और ये ऑलरेडी हमारे पास नोन है तो हमने यहाँ पे निकाला, ये वैल्यू x दिया है, ये हमें निकालना है, तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, एप्लीकेशन लगाया और इस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो जैसे ही आपको ये x की वैल्यू पता चल जाएगा, आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए हम इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 367.5 ग्राम KClO3 ले रहे हैं, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको यहाँ दे दिया गया है। जब इसको हम हीट कर रहे हैं तो ये ब्रेक होगा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ KCl एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन लिख लेना है, ठीक है। जब आप इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन लिखना है KClO3 हीट किया, टूट गया, ऑक्सीजन दिया और KCl दिया। अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए, तो हमने इसको क्या किया, बैलेंस कर लिया। और इसके बाद अब देखिए इसका वैल्यू लिख लीजिए। अब देखिए आपको क्या दिया गया है कि अगर 367.5 ग्राम KClO3 ले रहे हैं तो आपको KCl क्या होगा और ऑक्सीजन क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि x ग्राम होगा और ये y ग्राम होगा। अब दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। अब हम जिसको जिसको निकालना है उसका रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने रेशियो ले लिया, ठीक है, और इसको फिर हमने इक्वेट कर दिया। अब ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू x मान लिया और इस तरीके से आपने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। तो कैलकुलेट करने के बाद आपका वैल्यू क्या हो गया, आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि अगर 367.5 ग्राम KClO3 लेते हैं तो हमें 223.5 ग्राम KCl का फॉर्मेशन मिलता है। उसी तरीके से आप क्या करिए, ऑक्सीजन का और KClO3 का रेशियो ले लीजिए। तो ये डेटा आप लिखिए, ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है और ये आपने y मान लिया है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरीके से y इक्वल्स टू आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 144 ग्राम। अब हम सेकंड जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। तो चलिए मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या, देखिए मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होगा कि वॉल्यूम आप हमेशा गैसियस सब्सटेंस का ही देखिएगा, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। तो देखिए अगर हमारे पास एक कोई रिएक्शन है, KClO3 सॉलिड है, इसको हमने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद ये दिया सॉलिड KCl और आपको क्या दिया, ऑक्सीजन गैस दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको पहले बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये गैस है तो इसका हमेशा वॉल्यूम लीजिएगा। यहाँ पे सॉलिड है तो ये मास लेंगे और ये भी सॉलिड है तो मास लेंगे। तो सबसे पहले इनके मास को हम ले लेते हैं। अब देखिए ये 3 है, 3 मोल रिप्रेजेंट करता है। तो 3 मोल का मतलब हुआ कि 1 मोल का वैल्यू जो होता है गैस के लिए STP पे 22.4 लीटर होता है, ठीक है, 22.4 लीटर होता है। तो 3 मोल के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास x ग्राम होता है, ठीक है, और ये हमारे पास अगर y ग्राम हो, ठीक है, तो आप बताइए कि ये कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिया गया है। तो आप जिसको निकालना है उसके साथ इसको क्या कर लीजिए, रेशियो ले लीजिए। हम x और इसके साथ रेशियो ले रहे हैं। तो मास ऑफ KClO3 और वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP लेते हैं। तो ये वैल्यू आप लिखिए, x ले लीजिए इसको और ये हमने निकालना है। तो हमने डायरेक्ट वैल्यू लगाया और इस तरीके से जब डायरेक्ट वैल्यू लगाइएगा तो ये वैल्यू आपका ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू जो भी दिया रहेगा उस वैल्यू के हिसाब से आप इसका लीटर निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू किस में आएगा, ये लीटर में आएगा, ठीक है, याद रखिए।
उसी तरीके से अगर KCl के हेल्प से आपको वॉल्यूम निकालना है तो KCl का मास लीजिए, ऑक्सीजन का वॉल्यूम ले लीजिए STP पे, और ये डेटा आप इक्वेशंस ले सकते हैं। मान लीजिए इनका मास Y दिया है, Y ग्राम है, तो यहाँ पे आप इक्वेट कर लीजिए और फाइनली यहाँ पे आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा ये किस में आएगा, लीटर में आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, हमने इसको बैलेंस कर लिया है। तो अब आपको बोला जा रहा है कि अगर ये आपका लिख सकते हैं, आप ये ऐसे लिख लीजिए, अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ इतना 367.5 ग्राम, तो y मतलब ये कितना होगा, हम मान लेते हैं कि ये y होगा, तो हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, और दोनों का रेशियो ले लिए तो यहाँ से इक्वेशन से आपको मिल गया, ये वैल्यू दिया हुआ है और इस वैल्यू को आप यहाँ पे क्या करिए, पुट कर लीजिए और आसानी से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। तो y का वैल्यू आपको किस में आ जाएगा, लीटर में, और ये आ जाएगा 100.8 लीटर। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम और मास एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोल मोल एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए मोल मोल एनालिसिस क्या होता है। अब देखिए मोल मोल एनालिसिस में आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए A रिएक्ट कर रहा है B के साथ और ये क्या दे रहा है, तो ये दे रहा है आपको C और प्लस T। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा भी लिखा रहेगा, इसके पहले M1 है, इसके पहले M2 है, इसके पहले N1 है, इसके पहले N2 है, तो ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबको पहले इक्वेट करते हैं। कैसे इक्वेट करेंगे, सबका मोल जो लीजिएगा, मान लीजिए A का कुछ मोल रिएक्ट किया और इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से इक्वेट करिएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो B के रिएक्टेड मोल के और उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के। उसी तरीके से ये C मोल के जो प्रोड्यूस हो रहा है डिवाइडेड बाई N1, और उसी तरीके से D प्रोड्यूस हो रहा है उसके डिवाइडेड बाई N2, क्योंकि मोल कंजर्व होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये इक्वेशन एक बना लेना है। अब आपको जो भी डेटा पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपको उसको इक्वेट करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 KCl है, मतलब बैलेंस करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 5 मोल KCl O3 लेते हैं तो कितना मोल KCl बनेगा और कितना मोल ऑक्सीजन बनेगा, तो आप क्या करिए, जिसका जिसका निकालना है उसका रेशियो ले लीजिए। पहले हम इसको लिख लेते हैं इक्वल टू KCl का लिख लेते हैं, इन दोनों को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि मोल ऑफ KCl प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, 5 मोल हो जाएगा। अब आप ऑक्सीजन का निकालना चाहते हैं तो ऑक्सीजन का ले लीजिए और KClO3 का ये रिएक्टेड मोल और उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो ले लीजिए, तो ये वैल्यू आपका ये हो जाएगा 5/2 और ये वैल्यू 3 हो गया। यहाँ से आप मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस निकाल सकते हैं, 5/3 इंटू 3, 5/2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 15/2। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना आया, 7.5 मोल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जो है हमारा एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट देखिए क्या होता है। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है कि वैसा रिएजेंट जो रिएक्शंस में सबसे पहले कंज्यूम्ड हो जाता है, द रिएजेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट। और जब ये फर्स्ट कंज्यूम्ड हो जाएगा तो लिमिट कर देगा प्रोडक्शन को, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को, यानी ये कंट्रोल कर देगा प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को, यानी रिएक्शंस को ये रोक देगा। यानी आप बोलते हैं क्या कि जो रिएजेंट होता है वो 2 तरीके का होता है, एक को बोलते हो लिमिटिंग रिएजेंट और एक को बोलते हो एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो जो सबसे पहले कंज्यूम्ड हो जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। अब देखिए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास A है और ये रिएक्ट कर रहा है B के साथ और ये C दे रहा है। जब टाइम 0 था तब इसका 1 मोल था और इसका 2 मोल था, और ये तो बना ही नहीं था। जब टाइम T हो रहा है तो मान लेते हैं कि 1 मोल का 1 मोल कंज्यूम्ड हो गया, तो यहाँ पे ये 2 - 1 कर लेंगे और ये 1 बनेगा, यानी ये 0 हो गया लेकिन ये 1 है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कौन कंज्यूम्ड हो गया, A कंज्यूम्ड हो गया। तो A को बोलिएगा लिमिटिंग रिएजेंट
और जैसे ही ए कंज्यूम्ड होगा तो रिएक्शन रुक जाएगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शंस होने के लिए अगर ये रिएक्शंस होना है तो ए और बी को रहना पड़ेगा। इसमें से कोई भी एक अगर ख़त्म हो जाएंगे पहले तो फिर रिएक्शंस रुक जाएगा। तो ए अगर ख़त्म हो गया तो सी का प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो ए लिमिटिंग रिएजेंट है, इसलिए ए लिमिटिंग रिएजेंट होने के चलते अब सी के प्रोडक्शंस को ये कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही ये कंज्यूम्ड होगा रिएक्शन रुक जाएगा, ये प्रोडक्शन होगा नहीं, इसलिए ए को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे और जो बच जाता है रिएजेंट उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। यहाँ पे जब भी आप निकालिएगा लिमिटिंग रिएजेंट का केस, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि इक्वेशन को बैलेंस करना है। बिना इक्वेशन के बैलेंस के आप लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं निकाल सकते। जैसे एग्जांपल देखें, आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, HCl है। अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो ये रिएक्ट करके क्या दे रहा है, NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O दे रहा है। तो सबसे पहले हम इनको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये लगा दिया। अब दिया गया है कि अगर इनका 3 मोल ले लेते हैं और इसका 6 मोल ले लेते हैं, ठीक है, ये गिवन है। तो आप क्या कर लीजिए कि तब पूछा जाए कि बताइए इसमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आप पहले इनका मोल रेशियो निकाल लीजिए। तो ये देखिए 3 है और ये 6 है, तो इनका एक रेशियो निकालिए। तो इनका रेशियो निकालते हैं तो ये वैल्यू होता है 1:6। अब आप क्या करिए, स्टोइकोमेट्री रेशियो निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है। स्टोइकोमेट्री रेशियो अगर आप निकालते हैं तो वैसे केस में आपको ये वैल्यू कितना आता है, ये यहाँ पे आपका जो स्टोइकोमेट्री रेशियो आएगा ये जो आएगा ये आएगा 2, दैट इज ये जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू आएगा 2। और यहाँ पे मोल रेशियो 2 आएगा, क्योंकि ये और ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, तो ये 2 होगा, तो 1:2 आएगा, ठीक है। उसी तरह स्टोइकोमेट्री रेशियो अगर आप निकालते हैं तो ये भी आपका क्या आएगा, 1:2 आएगा, ठीक है। ये वैल्यू भी आपका क्या हो जाएगा, 1:2। तो जब आपके पास मोल रेशियो और स्टोइकोमेट्री रेशियो एक आने लगे, वैसे केस में दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। तो ऐसे केस में दोनों के दोनों आपको लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेंगे। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सोडियम कार्बोनेट और हमने इसको बैलेंस कर दिया और ये आपका प्रोडक्ट मिला, गिवन है यहाँ पे, इसका 6 मोल लेते हैं, इसका 4 मोल लेते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है कि पहले मोल रेशियो निकालिए। तो 6:4, इसको एक रेशियो निकालिए तो हमारे पास आ गया 3:2। और स्टोइकोमेट्री रेशियो निकालिए तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1:2। अब देखिए जब मोल और स्टोइकोमेट्री रेशियो अगर एक नहीं हो तो वैसे केस में आप देखिएगा कि इन दोनों में से कोई एक जो होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और कोई दूसरा जो होगा वो एक्सेस रिएजेंट होगा। अब आइए हम पहचानते हैं कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन में पहचानेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट है। तो चलिए, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप जो भी आप इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मैंने ये इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि जो भी हो सकता है इनका मास दिया हो तो मास को मोल में बदल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट गिवन है मोल, इनका भी मोल दिया है, इनका भी मोल दिया, तो इनको क्या करिए, इनके मोल में इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, इनके भी मोल में इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 6 आ रहा है और ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 6 ग्रेटर देन है 1 से। जो वैल्यू छोटा होता है, ठीक है, जिसका वैल्यू छोटा होता है मोल और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो, वो लिमिटिंग रीजन का काम करता है। तो यहाँ HCl के लिए वैल्यू छोटा आ रहा है तो HCl लिमिटिंग रीजन का काम करेगा, जबकि Na2CO3 एक्सेस रीजन का काम करेगा। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि जैसे ही अगर आपको पता चल जाए कि लिमिटिंग रिएजेंट HCl है, तो अब कैलकुलेशन जो करना है वो HCl के हिसाब से करना है, Na2CO3 के हिसाब से नहीं करना है, ठीक है। तो अब अगर आपको मोल रेशियो निकालना है और कैलकुलेशन करना है कि आपके पास CO2 कितना बनेगा, तो अब Na2CO3 को नहीं लेना है, किसको लेना है, HCl को लेना है। तो मोल ऑफ HCl डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। और ये वैल्यू आपको 2/2, अगर मान लीजिए कि इसका 2 मोल दिया गया तो ये आपका कितना बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1।
तो याद रखिएगा कि जब भी आपको लिमिटिंग रीजन के केस आए, लिमिटिंग रीजन के केस में ध्यान दीजिए कब आएगा, जब भी दोनों रिएक्टेंट का वैल्यू दिया हो, ये भी वैल्यू दिया हो और इसका भी वैल्यू दिया हो, तो उसमें आपको लिमिटिंग रीजन निकालना है। ठीक है, लिमिटिंग रीजन निकालते वक्त इक्वेशन को बैलेंस जरूर करना है और लिमिटिंग रीजन को पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए और लिमिटिंग रीजन जब आइडेंटिफाई हो जाता है तब जाके आपको उसी लिमिटिंग रीजन के गिवन अमाउंट से प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करना है। यानी एक और तरीका है जिसमें पहचान सकते हो कि आप इसके थ्रू भी CO2 का वैल्यू निकाल लीजिए और इसके थ्रू भी CO2 का वैल्यू निकाल लीजिए, जिसका वैल्यू कम आता है वो लिमिटिंग रीजन